हाँ, तो आज का वीडियो बहुत खास है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से पहले, राजनीति विज्ञान पढ़ने से पहले बेसिक वीडियो होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे आपकी 11th क्लास की, ये वीडियो तो 12th सबके लिए काम का है, लेकिन 11th की जैसे पॉलिटी स्टार्ट करेंगे उनका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, संविधान कैसे बना, है ना, हमारा संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। लेकिन उससे पहले एक पूरी कहते हैं ना कि एक पृष्ठभूमि, पूरी हिस्ट्री आपको तैयार हो जानी चाहिए कि क्या क्या हमने अंग्रेजों ने हमें परेशान किया, हमने उनको कैसे कैसे कहा, उसके बाद हमारा संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, तो देखो मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में लिखना है, मेरी बातें सुननी ज़्यादा है। एक बात तो ये ध्यान रखना कि आर्ट्स या हिस्ट्री पढ़ो, चाहे पॉलिटी पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, एक सेकंड में आप स्किप नहीं कर सकते। ये आपके अंदर रूल हो, दिमाग में बिठा लो, तब तो पढ़ना, वरना फिर कोई बात समझने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ स्टोरी और हर बात माइंड में फिट होनी चाहिए और शॉर्ट में नोट्स बनाना है, और हर बात को दिमाग मतलब एक सेकंड में आपको इधर उधर नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर बात करता हूँ हमारे संविधान की कि भारत का संविधान आखिर बना कैसे होगा। तो भारत का संविधान बड़ी मुश्किल से बना था। ठीक है, कैसे? क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पर राज था, अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे हमारे ऊपर। तो इन अंग्रेजों को, ये ब्रिटिशर्स को हमने कहा, हमारे भारतीय लोगों ने कहा कि भाई हमें हमारा संविधान चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। लेकिन हमें हमारा संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक ढंग से चाहिए। मतलब हम पहले चाहते हैं कि संविधान सभा हो, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, और वो फिर हम उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में हम जाके संविधान का निर्माण करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे, ये हमने कह दिया। तो सबसे पहले तिलक ने मांग रखी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारा मतलब संविधान सभा होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने 1922 के अंदर बात रखी। ठीक है, फिर कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पर, तो कांग्रेस ने भी मांग रखी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने बात रखी। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने संविधान सभा की मांग रखी अंग्रेजों के समक्ष कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हमें भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा चाहिए। फिर अंग्रेजों के ऊपर फोर्स मतलब किया हमारे लोगों ने, इन खास लोगों ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, तिलक साहब ने, है ना। तो फिर वो तंग आके उन्होंने भी मजबूर होकर सोचा कि हाँ यार, अब तो इनकी एक संविधान सभा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, ये लोग क्योंकि कुछ हथकंडे अपनाएंगे ये भारतीय लोगों को फंसाने के लिए, तो ये सबसे पहले मैं आपको थोड़ी स्टोरी बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये लेके आए एक अगस्त प्रस्ताव, ध्यान से सुनना, अगस्त प्रस्ताव, यानी कि अगस्त प्रपोजल बोलते हैं इसको। तो अगस्त प्रपोजल लेके आए 1940 के अंदर। ठीक है, 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव लेके आए, और भारतीय लोगों को यहाँ पर आके कहा कि हम आपकी संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हेडिंग लगानी है आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। थोड़ी स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई। संविधान सभा कैसे बनी उसकी बात करें अपन। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो छोटे मोटे नाम कि तिलक साहब ने मांग करी, गांधी जी ने मांग करी, ठीक है, एम.एन. रॉय ने भी, मानवेंद्र रॉय ने, एम.एन. रॉय ने भी मांग करी थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने भी मांग करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी मांग करी थी। इन सब ने, हम लोगों ने, मतलब रफली आपको एक दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जब तक पॉलिटी वाला समझ में नहीं आएगा, जब तक ये पूरी स्टोरी समझ में ना आ जाए। इन सब ने कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेज सबसे पहले लेके आए अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर, अगस्त प्रपोजल। इसको 1940 के अंदर यहाँ लेके आए। हम लोगों ने इसको नहीं माना, मतलब कि अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको नहीं, हमें स्वीकार नहीं है ये। बोले क्यों? हमें इसलिए स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने एक शब्द यूज किया, मुख्यतया या ज़्यादातर। इन्होंने कहा कि संविधान सभा के अंदर मुख्यतया या ज़्यादातर लोग भारतीय होंगे। अब आप खुद सोचो, उसने एक वर्ड यूज़ कर दिया, मुख्यतया या फिर ज़्यादातर लोग भारतीय होंगे। हमने कहा इसका मतलब कुछ लोग आपके भी होंगे या फिर कुछ अलग भी होंगे, लेकिन हमें चाहिए संविधान सभा यहीं के लोग होने चाहिए पूरे के पूरे। मुख्यतया से हमें मतलब 100% संविधान सभा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमारे भारतीय लोग होने चाहिए। आपने मुख्यतया शब्द यूज़ कर लिया, हमें यहाँ डाउट हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को शुरू से हमें डाउट ही रहता है, वो जो कहते हैं वो बाद में बदल जाते हैं।
तो अब वो यहाँ पर मुख्यतः शब्द जोड़ देंगे अब, और ऑलमोस्ट अपने आदमी ज़्यादा रखेंगे, तो फिर हमारे संविधान का अच्छा निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना फ़ायदा देखेंगे इसमें। हमने इसको कहा कि नहीं, हमें मंजूर नहीं। फिर अंग्रेज फिर प्लानिंग करते हैं, और वो 1942 के अंदर, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन लेके आएंगे। क्रिप्स मिशन, हिंदी इंग्लिश सेम है, क्रिप्स एक जने का नाम है, आगे बताऊंगा अभी। क्रिप्स मिशन लेके आए 1942 के अंदर, और फिर कहा कि चलो संविधान सभा की मतलब जो आप मांग कर रहे हो उसको पूरा किया जाएगा। क्रिप्स मिशन लेके आए। इस टाइम पर क्या है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध चल रहा था। तो विश्व युद्ध चल रहा था, तो हमने कहा कि ठीक है आप क्रिप्स मिशन लाए तो बताओ क्या है इसके अंदर। तो इन्होंने कहा कि इस क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि संविधान सभा की मांग आपकी सही है, हम आपको संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा देंगे, लेकिन अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म होने के बाद। हमने कहा नहीं, अभी भी हो सकता है, युद्ध चल रहा है उससे हमें क्या मतलब, ये चीज़ तो हमारे यहाँ तो हो सकती है, मतलब कि युद्ध के दौरान क्यों नहीं भाई, युद्ध के दौरान क्यों नहीं, अभी युद्ध चल रहा है तो आपको उससे क्या टेंशन, हमें तो अभी हम इसको, लेकिन हमने इसको भी फिर अंग्रेजों ने ऐसे कुछ बातें करी, मतलब ये हमें गुमराह करने की बातें करी क्रिप्स मिशन में, हमने इसको भी अस्वीकार कर दिया। हमने कहा नहीं मानेंगे हम, इसको भी हमने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, अंग्रेज फिर हथकंडे अपनाएंगे, और फाइनली हुआ क्या कि जो अंग्रेज है मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं, वहाँ एक बंदा है इटली, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड का अंग्रेज है। ये क्या होगा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो इंग्लैंड के अंदर चुनाव होंगे और वहाँ ये जीत जाएगा, इसकी पार्टी जीत जाएगी, और ये इटली प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा वहाँ का। ठीक है, क्योंकि वो भाई ब्रिटेन के लोग ही तो राज करते थे, तो वहाँ ब्रिटेन में ये इटली प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में अपने तैयार करेगा कैबिनेट। भाई कोई भी कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। भाई जैसे मोदी सरकार बनी या कांग्रेस सरकार कोई सी बनी तो अपना मंत्रिमंडल तैयार करती है, जैसे पूरा मतलब एक कैबिनेट तैयार जिसके अंदर सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये इटली जो वहाँ इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री बना, से सरकार बनी, तो इस इटली ने क्या करी, अपनी कैबिनेट बनाई, और कैबिनेट से 3 जनों को भेजा। ठीक है, और वो कहलाया कैबिनेट मिशन। इंग्लिश हिंदी सेम ही है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन। तो ये कैबिनेट मिशन क्यों कहलाया, क्योंकि उसने अपने कैबिनेट में से 3 जनों को भेजा था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में से 3 जनों को भेजा, और कैबिनेट मिशन में जो 3 जने आए थे, एक तो आया था पैथिक लॉरेंस, जो यहाँ का मतलब इस जो मिशन का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था, और दूसरा बंदा आया स्टेफर्ड क्रिप्स, जो ये क्रिप्स मिशन भेजा था पहले, वही बंदा है ये। ठीक है, ये आदमियों के नाम होते हैं, उस हिसाब से अपना मिशन ये बना लेते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरा बंदा आया था A.V. अलेक्जेंडर, ये इनके नाम है। ठीक है, अलेक्जेंडर ये मेन हेड था, मतलब इस मिशन का। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था, और 3 बंदे ही आए। और ये जो कैबिनेट मिशन भारत में आया, ध्यान से समझ लेना, इस कैबिनेट मिशन में ऑलमोस्ट ये कहा गया कि सारे के एक संविधान सभा बनाई जाएगी और सारे के सारे भारतीय होंगे, और ये बात हमें मंजूर हो गई। जो 9 अच्छा डेट लिख देता हूँ, ये आया था 1946 को, ये 1946 में आया था, मार्च 1946। ठीक है, मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन भारत में आया, और भारतीयों ने इसको मान लिया कि हाँ ये हमें मंजूर है, स्वीकार है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर सारे लोग भारतीय होंगे और सब हमारी बात। तो ध्यान रखना 2 चीज़ें, ये मतलब मैं आपको एक पूरी हिस्ट्री में लेके जा रहा हूँ, ये जरूरी है जानना, ये सब बातें आएगी आगे। तो फिर इस चीज़ को हमने मान लिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन को। फिर अब क्या होगा कि अब करवाए जाएंगे चुनाव, किसके, संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अब इलेक्शन करवाई जाएंगे। क्योंकि अब हमने बात तो मान ली कि चलो फिर ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों की बात मानना ज़रूरी थी, वो जैसे कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो हमारी बात माने तब ना। तो फिर इन्होंने फाइनली यह मानी, तो अब इलेक्शन होंगे संविधान सभा के। तो ध्यान से सुनना, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ये संविधान सभा अपन बनाने जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने जा रहे थे, उस टाइम पर भारत की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वो लगभग मान के चल रहे हैं, है ना, लगभग आंकड़े जो दे रखे हैं, वो 40 करोड़ की जनसंख्या उस टाइम पर थी। तो फिर हमारे सामने, सभी के सामने क्वेश्चन मार्क लगा
कि ये 40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इसमें चुनाव कराएं तो कराएं कैसे। तो फिर एक बात फाइनल हुई कि 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर, ध्यान से सुनना, 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक मेंबर चुन लिया जाए। ठीक है, एक मेंबर का मतलब एक सदस्य चुन लिया जाए, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का सदस्य कहलाएगा। जैसे अभी एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वैसे। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक जने को चुन लिया जाएगा, तो लगभग 40 करोड़ का मतलब समझ गए आप, 400 लाख, सॉरी 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो 4000 लाख के करीब लोग हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। तो अब आपको मैं खुद पूरा कंप्लीट बता दूं कि जो टोटल सदस्य बने, टोटल जो मेंबर बने, वो बन गए 389। पूरी बात समझना, मतलब 389 बनने तो 400 चाहिए। आप सोच रहे हो कि 400 बनने चाहिए वो, लेकिन 400 से कम थी ना, लगभग 39, ऐसा मान लो 40 करोड़ लगभग मान रहे अपन। तो 389 मेंबर जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य बन गए, 389। अब 389 में भी कुछ आपको बता दूं बातें हैं। 389 में कहाँ से कैसे कैसे लोग आए। तो 292 + 4, पूरी बात समझना, 292 + 4, ये 292 + 4 में एक साथ 296 भी तो बोल सकता था, लेकिन मैं 292 + 4 इसलिए बोला कि 292 तो जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था, सीधा सीधा 11 ऐसी प्रांत थे, 11 ऐसे राज्य थे, स्टेट थे। ठीक है, बंगाल, कोलकाता, ये वेस्ट बंगाली जितनी बात है वो अलग चीज़, उतना लेवल आप नहीं जाना। उन पे सीधा 11 से जीत के आए, मतलब ऐसा मान लो कि इलेक्ट हो गए 292। और 4 जो हैं, ये 4 मेंबर आए। जैसे अभी हमारे यूनियन टेरिटरी होती है, केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं, वो उस टाइम पर 4 थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 4 जो थे यूनियन टेरिटरी की तरह के, मतलब इनको बोलते हैं हाई कमीशन, ध्यान से सुना है ना, हाई कमीशन एरिया, मतलब उच्चायुक्त क्षेत्र होते हैं। वैसे उस टाइम पर क्या बोला जाता था इसको, उच्चायुक्त क्षेत्र। तो 4 उच्चायुक्त क्षेत्रों से जीत के आए। वो 4 उच्चायुक्त क्षेत्र उस टाइम पर कौन कौन से थे वो समझो। एक तो था दिल्ली, जो अभी भी दिल्ली है। नंबर 2 कुर्ग, जो अभी हमारे कर्नाटक में पड़ता है। पहले स्टेट पूरे बने नहीं थे, लेकिन अभी कर्नाटक की जगह वर्तमान में एट प्रेजेंट कुर्ग। और तीसरी है अजमेर मेरवाड़ा। हमारा जो अजमेर है ना, उसको एक साथ बोला जाता था अजमेर मेरवाड़ा। और चौथी है बलूचिस्तान, जो अभी 8% पाकिस्तान में है। ये उस टाइम पर पाकिस्तान, अभी भारत पाकिस्तान एक है, बांग्लादेश भी एक है, अभी हम पूरे एक ही हैं। अभी आगे बताऊंगा कैसे कैसे भारत के टुकड़े हुए। तो अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान जो अभी 8% पाकिस्तान में चला गया, ये 4 उच्चायुक्त क्षेत्र थे। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 296 तो ये हो गए। मतलब 389 जो आए ना, उनमें से कहाँ से, तो ये 296 तो जहाँ पर सीधा सीधा अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, और 93 आए हमारे देसी रियासतों से। बताता हूँ देसी रियासतें क्या होती है। जहाँ पर राजा महाराजाओं का मतलब राज था। प्रिंसली स्टेट बोलते हैं इसको, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं देसी रियासतें, जहाँ पर राजा महाराजाओं का राज था। समझ गए भाई, जैसे राजस्थान में खूब जगह राजा महाराजाओं का राज था। मतलब ये 93 देसी रियासतें हो गई, 296 ये होगी, टोटल जोड़ोगे तो 389। इस तरीके से संविधान सभा के अंदर जो मेंबर बने वो ऐसे बने। अभी छोटी मोटी स्टोरी याद हो गई आपको, बहुत ही प्यारी ऑथेंटिक स्टोरी है। सबसे पहले हमारे इन लोगों ने संविधान सभा की मांग की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। अंग्रेज उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए, हमें मंजूर नहीं हुआ। फिर अंग्रेज क्रिप्स मिशन लेके आए, वो भी हमें मंजूर नहीं हुआ। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एटली प्रधानमंत्री बना ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, तो उसने अपनी कैबिनेट या मंत्रिमंडल तैयार किया। उसमें से 3 जनों को भेजा, इसलिए वो कैबिनेट मिशन कहलाता है। मतलब कैबिनेट मिशन हिंदी में वही नाम, संविधान की बुक्स में वही लिखा है अपने, वही हमारे NCERT बुक्स में सब में वही रहेगा अपने नाम। तो फिर उन्होंने कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 बंदे ही भेजे। ठीक है, इस बात को हमने मंजूर कर लिया, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ था कि सारे भारतीय होंगे, तो हमें मंजूर थी बात। फिर हमने संविधान सभा की छोटी मोटी बातें सीखी, भाई कितनी जनसंख्या है, यहाँ पर कैसे कैसे मेंबर चुने। तो हमने कहा 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक मेंबर हो जाएगा।
उसके बाद में हमने 389 मेंबर बने, उसमें से 296 तो अंग्रेजों के जहाँ पर राज था वहाँ से बने, और 93 देश रियासतों से बन गए, और 4 इसको टुकड़ों में लिखना है, 292 + 4, ये तो 11 स्टेट से थे, 4 उनके यूटी थे उस टाइम के, मान लो, ठीक है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो जो ये 4 ये थे। अब बात आती है थोड़ी सी आगे कि जो संविधान सभा बनी उसको 3 कैटेगरी में हमने बांटा था, एक मुस्लिम, 2 सिख और तीसरी सामान्य मतलब जनरल। बताता हूँ, हाँ, ये आप छोटा मोटा नोट कर सकते हो। हाँ, अब देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 3 श्रेणी थी, 3 श्रेणी का मतलब होता है 3 कैटेगरी थी, ठीक है, 3 कैटेगरी थी, कौन कौन सी, एक मुस्लिम, दूसरी सिख, तीसरी सामान्य जनरल। ये 3 कैटेगरी के अंदर संविधान सभा के जो चुनाव हुए या इलेक्शन हुए उनमें रखा गया, ठीक है। ये बात छोटी सी, ये भी साइड में कहीं आपको लिखना है कि जब संविधान सभा बनी तब ये 3 कैटेगरियाँ 3 श्रेणियाँ रखी गई, ठीक है। और मैंने आपको एक छोटी सी बात एक अभी बताई थी कि जो टोटल मेंबर थे तो 389 सदस्य या फिर 389 मेंबर थे। बहुत ज़रूरी, दिमाग में पूरी इमेज बन जाएगी ना तो मज़े आ जाएंगे भाई, सब कुछ समझ में आएगा चैप्टर फर्स्ट। 389 जो मेंबर थे, 389 के अंदर अपने बात करी 292 + 4 मतलब अंग्रेजों के जो थी, और एक अपने बात करी थी 93 जो देसी रियासत होते थी। ये तो फिक्स हो गया कि देसी रियासतें दोनों को जोड़ के 389। यहाँ पर एक चीज़ और है, इन 296 के अंदर इलेक्ट जो होंगे वो पार्टीशन होगा। एक तो वहाँ पर उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी थी, ध्यान से समझना, कांग्रेस पार्टी थी, एक थी मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान अलग से बनाने पर जोर दे रही थी, और तीसरा कर लेते अपन अन्य मतलब अदर, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, कुछ निर्दलीय हैं जो स्वतंत्र अपने बिना पार्टी के जीते हैं। तो कांग्रेस के 208 मेंबर जीते, मुस्लिम लीग के 73 जीते, और अन्य फिर बच गए 15। ये ध्यान रखना, मतलब 296 में कांग्रेस के 208 मेंबर थे, मुस्लिम लीग के 73 मेंबर जीते, और अदर जो अन्य थे वो 15 जने थे, जो कुछ निर्दलीय भी थे, कुछ सिख भी, मतलब मिला के 15 जने वो थे। 93 देसी रियासतों से थे, ये तो फिक्स है, देसी रियासत है, प्रिंसली स्टेट। चलो ये चीज़ थी। ये बात मैंने क्यों कही, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। 296 तो हुए थे निर्वाचित, निर्वाचित का मतलब इनका चुनाव हुआ था, ये हुए थे इलेक्ट, बात समझ में आ गई। लेकिन जो ये प्रिंसली स्टेट हैं ये हुए थे नॉमिनेटेड, मतलब कि मनोनीत किए गए थे, इनका चुनाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी राजा है वो, तो उनको तो सीधा ही बुलाना था, भाई फला फला राजा आ जाओ, उन रियासतें थी, उनको सीधा नॉमिनेटेड कर लिया, मतलब मनोनीत कर लिया, वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुए। ध्यान रखना, उनको मनोनीत किया है, नॉमिनेटेड किया है, यहाँ इलेक्शन होके जीते हैं, समझ के। ये बंटवारा भी आपको साइड में कहीं समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि मैं बहुत लेवल की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे बातें आपको सीखनी पड़ेगी। ये पूरी इतिहास है, हिस्ट्री है हमारे संविधान के पहले का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का, ठीक बात है। अब मेरी बात सुनो, अब होगा क्या, इतना सब हो गया, अब हम संविधान सभा की मीटिंग बना रहे हैं, मतलब मीटिंग रख रहे हैं कि अब संविधान सभा भाई ये जितने ही मेंबर आ गए, हम क्यों ना मीटिंग करें। तो हमने क्या करा, संविधान सभा की जो पहली मान लो, चाहे फर्स्ट मीटिंग या फिर पहली बैठक रखी अपन ने, वो रखी 9 दिसंबर 1946। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक या संविधान सभा की या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। हुआ क्या, सबसे बड़ी चीज़, मुस्लिम लीग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग जो हैं वो पहली बैठक के अंदर शामिल नहीं हुई, और कहा, हालांकि यहाँ तो इलेक्शन जब हुआ था संविधान सभा के लिए तब तो आ गई, लेकिन जब फर्स्ट मीटिंग करी, क्यों अब आओ भाई मीटिंग क्यों कर रहे हैं अपन, अब अपन मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम संविधान को बनाएं। तब ये हट गए कि नहीं, हमें तो पाकिस्तान अलग से देश चाहिए, मुस्लिमों को अलग अलग देश चाहिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने पर ज़्यादा जोर दिया और फर्स्ट मीटिंग में शामिल नहीं हुए, ठीक है। और कुल मिला के
ये जो हमारे हैं देसी रियासत के लोग, इनको कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। ये तो राजा महाराजा थे, ऐशो आराम ज़िंदगी, इनको ये पता ही नहीं कि हमें इस फर्स्ट मीटिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या भारत में ही रहना चाहिए या पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या, इनको कुछ पता नहीं था। इसलिए इनका फ्यूचर डिसाइड नहीं था। ध्यान से सुना मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, इनका भविष्य या फ्यूचर डिसाइड नहीं था, निर्धारित नहीं था, इसलिए ये नहीं आए। इनको तो अंदाज़ा नहीं था, ये इसलिए नहीं आए। तो मुस्लिम लीग तो शामिल होना ही पसंद नहीं किया, इनको पता नहीं था इसलिए शामिल नहीं हो पाए। ठीक है, तो मतलब ये भी ध्यान रख सकते हो, प्रिंसली स्टेट या फिर जो देसी रियासत हैं वो भी इसमें नहीं आए। कुल मिला के मात्र 207 जनों ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 207 जनों ने इस पहली बैठक में भाग लिया। 207 मेंबर इसमें आए। ठीक है, अब मेंबर आएंगे तो आपको पता है एक अध्यक्ष होना चाहिए, एक लीडर या प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष का मतलब प्रेसिडेंट बनाया। और प्रेसिडेंट बनाएंगे तो बताओ किसको बनाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बोला यार प्रेसिडेंट किसको बनाए, तो जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ जो आदमी थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको हमने, सच्चिदानंद सिन्हा को हमने इसका पहली मीटिंग का अध्यक्ष बना दिया। हालांकि ये अस्थायी थे, अस्थायी मतलब टेम्पररी इनको बनाया गया कि अभी तो बैठो, आज की बैठक में तो आप इसकी तो मतलब अध्यक्षता करो, आगे फिर आगे सोचेंगे। बात समझ में आ गई कि 207 जनों ने भाग लिया, मुस्लिम लीग नहीं आई, प्रिंस स्टेट्स को तो पता नहीं था। खैर अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी टेम्पररी अध्यक्ष इनको बना दिया गया, और ये कुछ बातें थी। ठीक, अच्छा एक छोटी सी बात और लिख लेना, 15 महिलाएं भी थी जो अपने चुनाव कराए ना इलेक्ट, तो 15 महिलाएं भी निर्वाचित होकर आई थी। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 वुमेन जो इस संविधान सभा के 296 के अंदर ही है, वो अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी। 15 वुमेन्स भी थी जो निर्वाचित होकर आई। यहाँ तो प्रिंस स्टेट में आपको बताया तो राजा महाराजा तो महिलाओं वाली कोई बात ही नहीं है। तो इनमें से 15 महिलाएं वुमेन्स भी जीत के आई थी। अब मेरी बात सुनो, ये काम हुआ, फिर अगली बैठक जो हुई, अगली जो मीटिंग रखी गई वो रखी गई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये तो फर्स्ट मीटिंग थी। 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग रखी गई, ध्यान से सुनना है। और इस सेकंड मीटिंग के अंदर क्या हुआ, मुस्लिम लीग तो बहिष्कार कर देगी, वो तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर बनाया गया अध्यक्ष, मतलब कि प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, जो इनको बनाया था सचिदानंद सिन्हा को यहाँ पर। लेकिन वो टेम्पररी थे, ये बना देंगे इनको परमानेंट। परमानेंट का मतलब स्थायी, कि जब तक संविधान नहीं बनेगा जब तक आप ही इनके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट रहोगे संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये अध्यक्ष बन गए और फिर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए 11 दिसंबर को अध्यक्ष बन गए। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि ये मीटिंग भी चलो ठीक है सफल हुई, ठीक हो गया। फिर बात आती है 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर 1946 को फिर एक बैठक और हुई, नेक्स्ट बैठक मीटिंग रखी गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो लेके आएंगे उद्देश्य प्रस्ताव मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रोपोजल। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आएंगे नेहरू जी, जो 13 दिसंबर 1946 को लाएंगे। और आपको पता है कोई भी प्रस्ताव आता है तो उसके ऊपर सुनवाई की जाती है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब ऑब्जेक्टिव प्रपोजल लेके आए तो उसको लाते ही, जैसे ही भाई यहाँ तो उन्होंने ये लेके आए मतलब कि बिल लेके आए, उसको पास नहीं किया, मतलब उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया। सभी लोगों ने कहा कि भाई मुस्लिम लीग भी आ जानी चाहिए, उसके बाद में आपके इस ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव की बात की जाएगी। ये सब बातें करके उसको थोड़ा सा डिले कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग अभी भी शामिल नहीं हो रही है। ठीक है, और एक बात और बताऊँ कि ये जब ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव आया तो मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको क्या करा कि डिले कर दिया गया, और 22 जनवरी 1947 को जाके इसको पास किया। बात समझना, मतलब पारित किया इस बिल को। जब तक ये पास नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ संविधान सभा में।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ऐसा क्या था कि इसको इतना डिले कर दिया और सोच समझ के इसको पास किया गया? तो देखो, ये ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हम पढ़ते हैं ना हमारे देश का प्रियम्बल, यानी जो प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रियम्बल तो सुना होगा आपने, हर बुक के ऊपर पीछे पेज में लिखा आता है हम भारत के लोग स्वतंत्र संप्रभुता, वो सब है ना, समानता, वो सारी बातें जो हैं, वो जो प्रियम्बल है वो पूरा का पूरा उद्देश्य प्रस्ताव पर बेस्ड हैं। क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है, भारत की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो पूरा का पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव प्रपोजल पर डिपेंड है पूरा, उस पर वो एक आधार है, उसको ध्यान में रख के ही तैयार की गई है प्रस्तावना, इसलिए ये खास है। तो 3 डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 22 जनवरी, क्योंकि 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ, पारित हुआ। ठीक है, छोटी मोटी बातें ये भी साथ साथ के नोट करो, मैं कुछ बातें भी और बताऊंगा। अब देखो, सबसे कहते हैं कि खतरनाक चीज़ 3 जून 1947, ये जो डेट है, ये वो डेट है जिसने भारत के टुकड़े कर दिए। इसी के 2 नाम हैं। 2 नाम कौन कौन से हैं? एक तो इसे बोलते हैं माउंट बेटन योजना, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम जून योजना, जून भी बोलते हैं इसको, 3 जून योजना या फिर जून योजना, हिंदी इंग्लिश सेम है, माउंट बेटन योजना या फिर जून योजना। जिसने माउंट बेटन अंग्रेज अधिकारी का नाम है। तो ये जो योजना आई, इसमें ये प्रावधान था कि जो ब्रिटिश भारत है, मतलब जहाँ पर ब्रिटिश अंग्रेजों का राज है, वो ब्रिटिश भारत कहलाएगा। उस ब्रिटिश भारत के, जो ब्रिटिश इंडिया है, जहाँ पर मतलब उन अंग्रेजों का राज है, उस ब्रिटिश भारत के 2 टुकड़े करे जाएंगे, 2 स्टेट, 2 संप्रभु राष्ट्र बनाए जाएंगे, यानी 2 सेपरेट स्टेट बनाए जाएंगे। कौन कौन से? वो बनाए जाएंगे 2 सेपरेट देश मान लो, चाहे 2 सेपरेट नेशन मान लो, चाहे 2 सेपरेट राष्ट्र मान लो, भारत और पाकिस्तान। ये इस योजना के अंदर चीज़ मेंशन थी कि 2 ब्रिटिश भारत से 2 टुकड़े करके भारत और पाकिस्तान बनाया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको पता है, इतना बड़ा काम करने से पहले, कोई भी चीज़ जब इतनी बड़ी होती है तो उससे पहले एक एक्ट या कानून बनाया जाता है। तो इससे पहले क्या करा, एक एक्ट बना, जो एक्ट कहलाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947। ये एक्ट है ना, इस एक्ट में इस चीज़ को रखा गया, एक कानून बनाया गया, और ये एक्ट रखा गया था 4 जुलाई 1947 को। एक्ट मतलब कानून बना, और इस कानून को स्वीकृति मतलब कि इसको सबने स्वीकृत कर दिया, हाँ कर दी। 18 जुलाई 1947 को कहा गया कि यस सही है और 2 टुकड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि वो पाकिस्तान देश अलग बने। और फिर स्वीकृति भी मिल गई, 4 जुलाई को एक कानून बना और 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई कि यस। और ये सब होने के बाद में फाइनली 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को 2 अलग संप्रभु सेपरेट राष्ट्र बन गए। एक तो बना दिया गया पाकिस्तान और ये बन गया भारत। ये दोनों देश आज़ाद हो गए, अलग अलग हो गए। इसीलिए आपने देखा होगा 14 अगस्त को वो अपना आज़ादी दिवस मनाता है, पाकिस्तान स्वतंत्र दिवस मनाता है, अपना 15 अगस्त 1947 को मतलब 15 अगस्त को मनाते हैं। तो ये एक योजना थी जिसने भारत के टुकड़े किए, विभाजन की योजना भी बोलते हैं इसको, भारत के विभाजन की योजना, टुकड़े करने वाली योजना, माउंट बेटन योजना, जून योजना। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई थिंक आ रही होगी। तो अब अभी तक अपन ने क्या सीख लिया, भारत और पाकिस्तान के 2 अलग अलग टुकड़े हो चुके हैं, अब अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, क्या क्या आगे की बातें वो देखो। हालांकि 1-2 बातें और है इसमें कि 3 जून 1947 योजना माउंट बेटन योजना कहलाती है, 3 जून योजना कहलाती है,
ठीक है, विभाजन योजना कहलाती है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक चीज़ और है आपके दिमाग में भी आ रही होगी, जो देसी रियासतें थी भाई, ब्रिटिश भारत तो सिर्फ 296 तक ही था, बाकी जो 93 है वो तो देसी रियासतें थी ना, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया कि आपको छूट है, आपको खुली छूट है, आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, ये इनको छूट दी गई। हालांकि ये जो देसी रियासतें हैं ये मोस्टली भारत में ही रही, भारत के अंदर ही शामिल हुई, लेकिन इनको ये छूट दी गई, ठीक है। और एक भारत में थोड़ा सा और दिक्कत थी, बंगाल की और पंजाब की। छोटा सा नॉलेज करवा दूं आपको, बहुत ज़रूरी है। ये बंगाल और पंजाब है ना, ये भी अलग देश की मांग कर रहे थे, है ना। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, सारे लोग नहीं लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जो इनको अलग देश की मांग कर रहे थे। तो भारतीयों ने, जो हमारे जितने भी संविधान निर्माता थे, इन सब लोगों ने कहा कि आप अभी रुक जाओ, डट जाओ, जनमत संग्रह कराया जाएगा, मतलब लोगों से पूछा जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी, और अगर आप जितने भी लोग हैं वहाँ का अगर 50% रेशियो प्लस आता है, यस करता है, जनमत संग्रह की अगर जीत होती है, तो हम आपको अलग देश बना देंगे। तो इनकी एक भी नहीं चली, और आज भी ये भारत के हिस्से हैं, पंजाब और बंगाल, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, और एक ये ध्यान रखना कि इनको जनमत संग्रह करा के भारत के अंदर रोक लिया गया, और आज भी भारत के हिस्से हैं बंगाल और पंजाब। देसी रियासतों को छूट थी, कहीं पर भी मिले। और एक छोटा सा नोट लिखवा दूँ मैं, जो हैदराबाद रियासत है, हैदराबाद जो देसी रियासत है, फिर रियासत जो हैं, ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जो भारत की संविधान सभा में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में शामिल नहीं हुई थी। ये भी अलग से क्वेश्चन आता है। हैदराबाद रियासत है एकमात्र, भारत की एकमात्र ऐसी रियासत है जो संविधान सभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल ही नहीं हुई। समझ गए? जो मतलब इनको ये चाह ही नहीं रहते कि हम संविधान बनवाएं, हम भारत के अंदर रहें, तो लेकिन इनको सबको भारत के अंदर ही आज सबको रोक लिया गया। वो सब बातें हैं, आगे जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे तो ये मैच्योर लेवल की बातें आगे समझ जाओ। अभी आपको ये मोटा मोटी बातें समझनी है। हाँ, अब जो भी मैं डेट लिख रहा हूँ वो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक एक डेट बहुत फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बात करते हैं 26 नवंबर 1949, 1949, ठीक है। एक बात तो ये कि इसको विधि दिवस के नाम से जाना जाता है। विधि दिवस, अपन 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। विधि दिवस का मतलब इंग्लिश में वैसे लो डे लिख सकते हो, लो डे। और विधि दिवस, और 2015 से, जब से मोदी सरकार आई 2014 से, 2015 से अपन 26 नवंबर को, 26 नवंबर जो डेट है ना, इस डेट को अब विधि दिवस की बजाय संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस 2015 से, बात वही है, ठीक है। विधि दिवस और 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और मेन बात क्या है इसके अंदर, और मेन चीज़ है इसके अंदर, इस दिन हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आंशिक लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आंशिक लागू का मतलब है पार्शली, है ना, थोड़ा बहुत, मतलब 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे। 16 आर्टिकल, ध्यान रखना, टोटल 395 आर्टिकल है फाइनल। वैसे तो उनके सब पार्ट मिला के 465-70 के करीब है, लेकिन वैसे 395 टोटल अनुच्छेद है। तो संविधान आंशिक लागू हुआ था, पार्शली लागू हो गया था 16 अनुच्छेद इस दिन से। हालांकि खूब जगह आपको 15 आर्टिकल मिल सकते हैं, लेकिन 15 नहीं है, एग्जैक्ट आंसर 16 है, क्योंकि जो 15 आर्टिकल जो शामिल हुए वो लिखी हुई बात है 394 में कि ये 15 आर्टिकल, तो कुल मिला के 394 को भी अपन जोड़ते हैं तो 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हो गए। आपको ये ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में 16 नहीं हो तो 15 सही है। वैसे 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हो गए थे। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को, या फिर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था पहले। ये कुछ बात है। अब एक इम्पोर्टेंट डेट आती है 24 जनवरी 1950। बहुत इम्पोर्टेंट डेट ये है। 24 जनवरी 1950 डेट क्या है कि एक तो इस दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, यानी कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, इन दोनों को परमिशन मिल गई या फिर मान्यता मिल गई 1900 इस डेट को कि अब हमारे देश में ये राष्ट्रगान होगा और ये राष्ट्रगीत होगा। वो अपन सबको पता है। ये इसी डेट को मान्यता मिलती, इसी डेट को समझ लो कि वेरीफाई हुए थे।
ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी डेट की है, पहली बात इसी डेट की दूसरी बात है कि जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जी भी बने। ठीक है, ये राष्ट्रपति जी बन गए और ये बने हैं निर्वाचित, मतलब इनका इलेक्शन हुआ है। इलेक्ट क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रपति जी के लिए फॉर्म भरा गया, प्रेसिडेंट बने हमारे, राष्ट्रपति का मतलब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के लिए फॉर्म भरा गया तो सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी एक ही जिन्होंने, जो बिहार के रहने वाले थे, इन एक ही जिन्होंने फॉर्म भरा था, इसलिए सामने ऑपोजिशन, मतलब कि सामने कोई था ही नहीं ऑपोजिट में, तो ये अकेले ही मतलब एक तरीके से निर्विरोध जीत गए। तो ये हमारे पहले देश के राष्ट्रपति बने। ठीक है, और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को, इस डेट को मान्यता मिली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और तीसरी बात वो है कि जो हमारी संविधान सभा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसकी अंतिम बैठक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कि जो लास्ट मीटिंग है वो हमारी 24 जनवरी 1950 को ही रखी गई। और जब ये लास्ट मीटिंग थी तो हमारा संविधान ऑलमोस्ट तैयार था, तो लोगों से करवाया गया कि भाई जो जो हमारे संविधान के मेंबर है सिग्नेचर कर दो। तो सिग्नेचर करे 284 जनों ने सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर करे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 284 यानी कि 284 जिन्होंने हमारे संविधान, जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बन चुका, डन है, या लास्ट बैठक में डन है, बन गया, उसके ऊपर इतने जनों ने सिग्नेचर किए। ये भारत का संविधान बन रहा है क्योंकि पाकिस्तान तो अलग हो चुका, तो इतने जनों ने सिग्नेचर किए कि यस हम इस पर सहमति जताते हैं। हालांकि देखो इसके अंदर खूब सारे लोग ना भी होंगे जो हमारे असेंबली के, मतलब संविधान सभा के मेंबर भी थे, लेकिन उन्होंने सिग्नेचर नहीं करे, वो उनकी अलग पसंद है। वो तो आजकल भी होता है कि जैसे सरकार कोई सी बनाओ 50+ आ जाती है, या फिर जो भी बहुमत में आ जाती है तो सरकार बन जाती है, जरूरी नहीं सबकी है यस हो, वो बात है। तो सिग्नेचर हो गया, हमारा संविधान बन के रेडी हो गया, ये चीज़ है। अब जो ये 284 है, इसमें एक खास बात, बहुत बड़ी राज की बात बताता हूँ आपको, कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, पूरी बात समझना, जवाहरलाल नेहरू ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के जिन्होंने सबसे पहले इस पर सिग्नेचर किए, भारतीय संविधान पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले सिग्नेचर, पहला सिग्नेचर किन्होंने किया? भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सबसे लास्ट में जो सिग्नेचर किए वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लास्ट में, जो हमारे प्रेसिडेंट बने ना, वो लास्ट सिग्नेचर इन्होंने की। ये भी बड़ी काम की चीज़ है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछी जाती है कि हमारे संविधान में सबसे पहले सिग्नेचर, हस्ताक्षर किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम हस्ताक्षर हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये बातें बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ी लेवल से ज़्यादा जा रहा हूँ आपके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये बातें शायद आपको ईजिली याद हो जाएगी। ठीक है, अब छोटी मोटी बातें और बता दूँ। सब छोटी मोटी क्या, सबसे इंपॉर्टेंट डेट अब है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 बहुत सुना हुआ है हमारा। इस दिन हमारा संविधान कंप्लीट लागू हो गया। एक्चुअल में तो 24 तारीख को भी लागू हुआ था, 24 को भी, लेकिन ये थोड़ा 26 नवंबर को भी लागू हुआ था, लेकिन ये आंशिक लागू हुआ था, कंप्लीट नहीं। सिर्फ 16 ही अनुच्छेद, 16 आर्टिकल ही लागू हुए थे। अब जो पूरे कंप्लीट आर्टिकल हैं, बात करता हूँ मैं आर्टिकल की, 395 आर्टिकल इस तारीख को ध्यान रखना ना। और इसमें भाग, जो पार्ट थे हमारे संविधान में, वो इस दिन थे 22। और जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां यानी कि जो शेड्यूल्ड होते हैं, शेड्यूल्ड, ठीक है, DULE, शेड्यूल्ड जो होते हैं वो थे हमारे इस टाइम पर 8। ये अनुसूचियां होती है। अब आपके कोर्स में जब आएगी मैं अनुसूचियां पढ़ा दूंगा। शेड्यूल्ड 8 थे, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट की बात करूं, 8 प्रेजेंट, तो अभी आर्टिकल तो 395 ही है, अनुच्छेद तो 395, लेकिन उनके सब पार्ट बन के, छोटे मोटे बन के, वो 470 के करीब हैं। 65, 65 प्लस, एग्जैक्ट नहीं, ये बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन जब होता है, तो उनमें कुछ ना कुछ नए, जैसे GST बिल आ गया, इस पर भी एक आर्टिकल बन गया, तो ऐसे मतलब है तो 395 लास्ट हमारा जो अनुच्छेद है ना, पूरी बात समझना,
अंतिम जो आर्टिकल है वो तो 395 ही है। फिर उसके अंदर जैसे आर्टिकल 15 की बात करूं तो आर्टिकल 15A, 15B, 15C, 15E ऐसे Z तक बन जाता है। तो मतलब आर्टिकल के अंदर आर्टिकल है वो सब आर्टिकल या फिर उप अनुच्छेद कहलाते हैं, वो मिला के 470 के करीब हैं। ये एग्जैक्ट आपसे कोई नहीं पूछता क्योंकि बढ़ते रहते हैं। और लेकिन अंतिम आर्टिकल पूछे आपसे एग्जाम में कि लास्ट अपना भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कितना है, 395, क्योंकि ये तो उनके सब है। और भाग जो पहले 22 थे अब वो 25 हो गए, अनुसूचियां 8 थी वो 12 हो गई। ये एट प्रेजेंट की कंडीशन है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात और लिख लो, 2-3, या फिर इसको रफ कर देता हूँ, छोटी मोटी बातें कि भारत के संविधान में कितना टाइम लगा वो सब, ठीक है। अब कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट बातें और हैं, फिर उसके बाद बहुत ही प्यारा सा वीडियो, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो डेट है 22 जुलाई 1947, ठीक है, और एक डेट है 29 अगस्त 1947। ये 2 डेट है। 22 जुलाई को क्या हुआ था कि जो हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज, अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो आज़ाद अगस्त में हुए थे। हाँ ठीक है, लेकिन इस टाइम पर हमारी संविधान सभा काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी। तो जब वो काम कर रही थी उन्हें पहले ही सोच लिया कि हमारा झंडा क्या होगा, हमारे देश का झंडा क्या होगा। ये डेट अलग से लिख लेना। यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, वो हमने डिसाइड कर लिया था इस तारीख को कि हमारा ये नेशनल फ्लैग होगा जो आज का है, आप सब जानते हो। हालांकि विंगली पंकैया ने इसको मतलब कि बनाया था, वो चीज़ लेवल की अलग चीज़ है, उस पर आपको नहीं जाना। फिर है वेंकैया कुछ नाम है। 29 अगस्त 1947 की अगर बात करूं तो 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि हमारे संविधान में जो बहुत इम्पोर्टेंट समिति बनी है एक संविधान सभा की, प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिनके वैसे 7 मेंबर थे इसके अंदर, लेकिन आपको उतनी लेवल की बात नहीं करनी। 7 मेंबर थे, लेकिन सबसे मेन जो अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया वो था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। उनके ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। और बहुत बड़ी चीज़ है ये, अंबेडकर साहब जो ऐसे मतलब इंसान है जो संविधान बनाने में इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ा रोल है इनका, अंबेडकर साहब का। इसीलिए एक बात बताऊं कि एक छोटी सी बात बताऊं, फिर वापस अंबेडकर साहब पे आऊँगा कि BN राव, ये हमारे संविधान जो हैं, ये भी साइड में लिखना, ये संविधान के सलाहकार थे। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनको एडवाइज़र थे, उनके एडवाइज़ करने वाले थे BN राव साहब। मतलब कि हमारा संविधान कैसे बनेगा, हमारे संविधान की सब एक तरीके से इमेज पूरी बनाई थी वो BN राव साहब ने बनाई थी। इन्होंने ही हमारे संविधान को, मतलब कहते हैं ना कि सबसे पहले कॉपी एज इट इज की ऐसा बनना चाहिए, पहला जो है प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, पहला जो रूप है, स्ट्रक्चर तैयार किया था BN राव साहब ने। भीमराव अम्बेडकर साहब की बात चल रही थी, तो भीमराव अम्बेडकर साहब को प्रारूप समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में KV राव, जो हमारे संविधान सभा के ही एक मेंबर थे, संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य थे, मेंबर थे, इन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि जो अम्बेडकर साहब हैं, ध्यान से सुना, ये सारी बातें जितनी भी लिखा हूँ सब क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, कि KV राव साहब ने अम्बेडकर साहब के बारे में क्या कहा। तो KV राव ने भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में ये कहा कि भीमराव अम्बेडकर जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जनक ही नहीं, जनक व जननी दोनों है। जनक व जननी का मतलब होता है फादर एंड मदर टू, मतलब कि हमारे संविधान के जनक और जननी दोनों यही है, मतलब माता और पिता, फादर एंड मदर टू। ऐसी बात भी KV राव साहब ने अम्बेडकर के बारे में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भीमराव अम्बेडकर साहब का हमारे संविधान में कितना बड़ा, हालांकि मैं प्रारूप समिति पूरी पढ़ा नहीं सकता, आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आई तो इस पर डिटेल चर्चा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भीमराव अम्बेडकर साहब की क्या
इंसान थे। तो ये बहुत बड़ा इनका हमारे संविधान में इनका योगदान है। दूसरी बात, जो हमारा अभी मॉडर्न इंडिया है, जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। मतलब अभी का एट प्रेजेंट भारत जो है ना, वो इन्हीं की मतलब सोच है। छुआछूत को मिटाना, जो गरीब अमीर के बीच में भेदभाव मिटाना, ये बहुत बड़ा योगदान है इनका। आगे जब पढ़ोगे तब अंदाज़ा होगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक, और चाहे छोटी सी बात, हमारे संविधान को बनाने में टाइम लगा 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, और 18 दिन। ये हमारे संविधान को बनाने में कंप्लीट जो टाइम लगा, छोटी सी बात है लेकिन ज़रूरी लिखना, 2 वर्ष 11 माह 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज टाइम लगा। ये ज़रूरी खास बातें, हालांकि होने को तो बहुत कुछ अभी डिटेल में जाएंगे तो, लेकिन ये खास एक इमेज, ये हिस्ट्री मैंने आपको सुनाई, आई थिंक मज़ा आ गया होगा आपको। ये दिमाग में फिट करनी है। आर्ट्स या कोई भी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए पैशंस रखो। मतलब मेरे को सुनने की आप में क्षमता होनी चाहिए, घंटा आधा घंटा जो भी है, क्योंकि एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, एक एक बात को दिमाग में फिट करना है, फिर उसको नोट करना है, ये ज़रूरी है। मैं आपको जल्दी चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर सीधा ऐसा नहीं कि नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने से आंसर नहीं याद होंगे। पहले इस हिस्ट्री को दिमाग में फिट करो, उसके बाद में हर चीज़ ईजी बन जाएगी। ये पैशंस रखोगे तो एक बहुत बड़ी जॉब की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको माननी है। आई थिंक आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए, स्ट्रीम कोई सी भी हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो सबको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ओके।